नमस्कार और स्वागत है आप सबका आज की इस खास बातचीत में। कभी सोचा है आपने कि शहरों में जो इतनी सारी इमारतें बन रही हैं, क्या वो सब कायदे कानून से बनती हैं? और अगर नहीं बनती तो फिर होता क्या है? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के हवाले से। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन और विकास अधिनियम 1973 की। ये वो कानून है जो बताता है कि भाई शहरों का विकास एक प्लान के तहत कैसे होना चाहिए जी। लेकिन हमारा फोकस आज उस सिचुएशन पर है जब कोई कंस्ट्रक्शन, कोई डेवलपमेंट बिना परमिशन के या जो शहर का मास्टर प्लान है उसके खिलाफ हो जाता है। तब कानून क्या कहता है, कैसे उसे रोका जाता है, कैसे गिराने का ऑर्डर आता है और कैसे उसे सील भी किया जा सकता है। हम इन प्रक्रियाओं को आज जरा खोलकर समझेंगे। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी भी है क्योंकि ये सीधा सीधा जुड़ा है लोगों के अधिकारों से और शहर का जो भविष्य है उससे। ये कानून जो विकास प्राधिकरण है, मतलब जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज होती हैं, उनको काफी शक्तियां देता है ताकि डेवलपमेंट सही तरीके से हो, बेढंगा ना हो। लेकिन हाँ, साथ साथ ये भी है कि नागरिकों को अपनी बात कहने का, अपील करने का वो मौका भी दिया गया है। हाँ, तो हमारा मकसद यही है कि ये जो थोड़ी जटिल लगने वाली कानूनी प्रक्रियाएं हैं, इन्हें आसान भाषा में समझें। अथॉरिटी कैसे कदम उठाती है और अगर मान लीजिए किसी का कंस्ट्रक्शन अवैध पाया गया तो उसके पास क्या अधिकार हैं, क्या रास्ते हैं। चलिए तो फिर इस पूरी प्रक्रिया को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक, किसी भी शहर के विकास क्षेत्र में, मतलब जहां ये एक्ट लागू है, कोई भी कंस्ट्रक्शन शुरू करना हो या जमीन का इस्तेमाल बदलना हो तो सबसे पहले क्या करना होता है? देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है विकास प्राधिकरण के जो उपाध्यक्ष होते हैं, वाइस चेयरमैन, जो असल में अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव जैसे होते हैं, उनसे लिखित में परमिशन लेना। ये बात सेक्शन 14 मतलब धारा 14 बिल्कुल साफ कहती है। बिना इस इजाजत के या अगर इजाजत मिली है तो उसकी शर्तों को तोड़कर या शहर के मास्टर प्लान या जोनल प्लान के खिलाफ जाकर कुछ भी बनाना वो गैर कानूनी ही माना जाएगा। अच्छा, तो परमिशन सबसे पहले, ये तो गेटवे हो गया एक तरह से। और अगर कोई इसे अनदेखा कर दे, मान लीजिए किसी ने बिना परमिशन या प्लान के उलट जाकर काम शुरू कर दिया, तब अथॉरिटी का पहला रिएक्शन क्या होता है? हाँ, तो यहीं पर सेक्शन 28 जो है वो सामने आता है। अगर अथॉरिटी को पता चलता है कि कोई कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट का काम बिना जरूरी परमिशन के या मास्टर प्लान या जोनल प्लान को वायलेट करते हुए या जो परमिशन मिली थी उसकी शर्तों को तोड़ते हुए शुरू हो गया है या चल रहा है, तो वाइस चेयरमैन या उनके द्वारा ऑथराइज्ड कोई भी अफसर वो तुरंत एक लिखित ऑर्डर जारी करके उस काम को रुकवा सकते हैं। ये है पहला कदम। जो गलत काम हो रहा है उसे फौरन वहीं रोक देना। फौरन रोकने का आदेश, मतलब जैसे ही वो कागज मिला काम बंद। बिल्कुल, ऑर्डर मिलते ही काम रोकना ही होगा। ये मैंडेटरी है। ये ऑर्डर उस व्यक्ति को दिया जाता है जो वो कंस्ट्रक्शन करवा रहा है या जिसके लिए हो रहा है। और अगर वो न माने तो? कई बार होता है ना, लोग नहीं मानते, काम चालू रखते हैं। हाँ, होता है। तो कानून ने उसका भी रास्ता निकाला है। अगर ऑर्डर मिलने के बाद भी काम चलता रहता है तो सेक्शन 28 का सब सेक्शन 2 जो है वो वाइस चेयरमैन या उस अफसर को ये पावर देता है कि वो पुलिस की मदद ले सकते हैं। वो पुलिस अफसर से कह सकते हैं कि भाई ये जो आदमी काम कर रहा है और इसके जो भी साथी हैं, मजदूर हैं, सबको इस जगह से हटाओ, और पुलिस अफसर को मदद देनी पड़ेगी कानूनन। ओ, मतलब पुलिस एक्शन भी हो सकता है। हाँ, और इसके बाद भी कुछ होता है ताकि वो चोरी छुपे दोबारा ना शुरू कर दें। हाँ बिल्कुल। ये पक्का करने के लिए कि काम फिर से शुरू न हो जाए, सेक्शन 28 का सब सेक्शन 3 है। इसके तहत वाइस चेयरमैन उस जगह पर नजर रखने के लिए, मतलब निगरानी के लिए, पुलिस या अथॉरिटी के ही किसी कर्मचारी को तैनात करने का लिखित ऑर्डर दे सकते हैं। मतलब एक तरह से पहरा बिठा दिया जाता है वहां। ये तो काफी कड़े कदम है। अच्छा, ये जो रोकने का आदेश है, इसे ना मानने पर कोई जुर्माना वगैरह भी है? हाँ है। सेक्शन 28(4) ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति रोकने के आदेश को नहीं मानता तो जितने दिन वो उल्लंघन जारी रखता है, मतलब जितने दिन वो काम चालू रखता है ऑर्डर के बावजूद, उतने दिनों के लिए उस पर रोज के हिसाब से जुर्माना लगाया जा सकता है। रोज के हिसाब से? जी। और एक और बहुत जरूरी बात जो सेक्शन 28(5) में है कि अगर इस सेक्शन के तहत किसी का काम रोका जाता है तो उसे इस रोक की वजह से जो भी नुकसान हुआ, घाटा हुआ, उसका कोई मुआवजा, कोई कंपेंसेशन नहीं मिलेगा। ये रिस्क पूरी तरह से उसी का है जो बिना परमिशन या नियमों के खिलाफ काम कर रहा था। बाप रे,
बिना मुआवजे के काम बंद। ये तो मतलब जो बना रहा है उसके लिए वाकई बहुत बड़ा झटका हो सकता है। तो ये तो हुई काम रोकने की बात, धारा 28। लेकिन मान लीजिए कंस्ट्रक्शन काफी हो चुका है या रोकने के बाद भी किसी तरह पूरा कर लिया गया, तब क्या अथॉरिटी इससे भी आगे बढ़ सकती है? मतलब क्या उसे गिराने का, डिमोलिश करने का हुक्म दे सकती है? बिल्कुल दे सकती है। और यहीं पर आता है सेक्शन 27, जो शायद इस कानून की सबसे ज्यादा चर्चित धाराओं में से एक है। अगर कोई डेवलपमेंट या कंस्ट्रक्शन मास्टर प्लान के खिलाफ या बिना सेक्शन 14 वाली जरूरी परमिशन के या मिली हुई परमिशन की शर्तों के खिलाफ शुरू किया गया है या चल रहा है या पूरा भी हो चुका है, तो वाइस चेयरमैन या उनके द्वारा ऑथराइज्ड अफसर उसे गिराने का यानी डेमोलिश करने का ऑर्डर दे सकते हैं। और ये जो गिराने का ऑर्डर है, क्या ये जुर्माने के बदले होता है? मतलब या तो जुर्माना या गिराना? नहीं, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। सेक्शन 27 साफ कहता है कि गिराने का ऑर्डर देने की जो पावर है वो सेक्शन 26 के तहत जुर्माना लगाने के प्रावधानों के अतिरिक्त है, इन एडिशन टू, ना कि उनके बदले में, इन डेरोगेशन ऑफ। मतलब जुर्माना भी लग सकता है और बिल्डिंग गिराई भी जा सकती है, दोनों चीजें हो सकती हैं। अच्छा, दोनों? ये तो डबल मार हुई। तो फिर ये गिराने की प्रक्रिया क्या है, कैसे काम करती है? क्या बस एक दिन नोटिस चिपका दिया और अगले दिन बुलडोजर आ गया, ऐसा होता है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। कानून ने यहाँ एक प्रॉपर प्रक्रिया बताई है जिसमें प्राकृतिक न्याय यानी नेचुरल जस्टिस का ध्यान रखा गया है। आसान शब्दों में कहें तो किसी को बिना सुने सजा नहीं दी जा सकती। इसे हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला स्टेप, कारण बताओ नोटिस, शो कॉज नोटिस। सेक्शन 27(1) का एक परंतुक प्रोविजो है, वो कहता है कि गिराने का ऑर्डर जारी करने से पहले अथॉरिटी को उस बिल्डिंग के मालिक या जो भी संबंधित व्यक्ति है उसे एक नोटिस भेजना होगा। उस नोटिस में उनसे पूछा जाएगा कि भाई बताओ क्यों ना तुम्हारे इस कंस्ट्रक्शन को गिराने का ऑर्डर दे दिया जाए। उन्हें अपनी बात कहने, अपनी सफाई देने या ये साबित करने का कि उनका कंस्ट्रक्शन लीगल है, इसका एक मौका दिया जाएगा। ये बहुत जरूरी स्टेप है। हाँ, ये तो जरूरी है। मतलब पहले अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलेगा, ये ठीक है। इस नोटिस के बाद क्या होता है? दूसरा स्टेप, ऑर्डर जारी करना, इशुएंस ऑफ ऑर्डर। अगर वो व्यक्ति नोटिस का जवाब नहीं देता या जवाब देता है लेकिन अथॉरिटी उससे संतुष्ट नहीं होती और उन्हें लगता है कि हाँ कंस्ट्रक्शन वाकई अवैध है, तब वाइस चेयरमैन या ऑथराइज्ड अफसर गिराने का एक लिखित ऑर्डर जारी करेंगे। इस ऑर्डर में साफ साफ लिखा होगा कि उस कंस्ट्रक्शन को कैसे हटाना है, गिराकर, या मान लीजिए कोई अवैध खुदाई है तो उसे भरकर, या जो भी तरीका हो। उस ऑर्डर में और क्या लिखा होता है? कोई टाइम लिमिट भी होती है कि कब तक हटाना है? तीसरा स्टेप, समय सीमा, टाइम लिमिट। जी हाँ, ऑर्डर में एक टाइम लिमिट दी जाएगी जिसके अंदर मालिक या संबंधित व्यक्ति को खुद ही वो अवैध कंस्ट्रक्शन हटाना होगा। कानून कहता है कि ये टाइम लिमिट कम से कम 15 दिन और ज्यादा से ज्यादा 40 दिन की होगी। 15 से 40 दिन? ये तो अगर कोई बड़ा अवैध निर्माण हो तो उसे हटाने के लिए काफी कम भी लग सकता है। हाँ, ये एक प्रैक्टिकल सवाल है। टाइम लिमिट शायद केस की ग्रेविटी और कंस्ट्रक्शन के साइज पर निर्भर करती होगी, लेकिन कानून ने यही विंडो दी है। और इसी के चौथा स्टेप, कारणों का उल्लेख, मेंशनिंग रीजंस। ऑर्डर की कॉपी के साथ अथॉरिटी को ऑर्डर जारी करने के कारण, मतलब रीजंस, उनका एक छोटा सा ब्यौरा भी देना होता है। ये पारदर्शिता के लिए जरूरी है ताकि उस व्यक्ति को पता चले कि आखिर उसका निर्माण क्यों गिराया जा रहा है। ठीक है, तो मिला, सुनवाई हुई या नहीं हुई, फिर ऑर्डर आया, टाइम लिमिट भी मिल गई। अब अगर उस व्यक्ति ने उस टाइम लिमिट में खुद नहीं हटाया कंस्ट्रक्शन, तब क्या? तब अथॉरिटी खुद एक्शन लेती है? बिल्कुल। अगर दी गई समय सीमा में निर्माण नहीं हटाया जाता तो सेक्शन 27(1) के तहत वाइस चेयरमैन या ऑथराइज्ड ऑफिसर खुद उस निर्माण को हटवा सकते हैं। मतलब अथॉरिटी अपनी मशीनरी, अपने लोग इस्तेमाल करके उसे गिरा सकती है। और इसका खर्चा वो कौन देगा? खर्चा उसी व्यक्ति से वसूला जाएगा जिसके कहने पर या जिसके द्वारा वो अवैध निर्माण किया गया था। वाइस चेयरमैन या अफसर उस खर्चे का एक सर्टिफिकेट जारी करेंगे और वो रकम उस व्यक्ति से भू राजस्व के बकाया के तौर पर वसूली जाएगी। इसका मतलब है बहुत सख्ती से वसूली होगी, जैसे सरकारी लगान या टैक्स वसूला जाता है। और खास बात यह है कि इस खर्चे की वसूली के लिए अथॉरिटी को किसी सिविल कोर्ट में केस फाइल करने की जरूरत नहीं है। अरे वाह,
मतलब वसूली का सीधा और सख्त रास्ता। अच्छा, मान लीजिए कोई व्यक्ति इस गिराने के ऑर्डर से सहमत नहीं है, उसे लगता है कि ये ऑर्डर गलत है, उसका कंस्ट्रक्शन लीगल है, तो क्या उसके पास कोई अपील का रास्ता है? हाँ, बिल्कुल है। ये नेचुरल जस्टिस का दूसरा पहलू है। सेक्शन 27(2) के तहत गिराने के ऑर्डर से जो भी व्यक्ति पीड़ित यानी अग्रीव्ड है, वो ऑर्डर मिलने की तारीख से 30 दिनों के अंदर अथॉरिटी के अध्यक्ष यानी चेयरमैन के पास अपील फाइल कर सकता है। ध्यान दीजिए, अपील वाइस चेयरमैन के ऑर्डर के खिलाफ चेयरमैन के पास होती है, जो अथॉरिटी में उनसे सीनियर होते हैं। अच्छा, चेयरमैन के पास। तो अपील में क्या होता है? क्या चेयरमैन ऑर्डर पर रोक लगा सकते हैं जब तक अपील चल रही है? चेयरमैन अपील करने वाले को और अथॉरिटी को दोनों को सुनेंगे, फिर वो अपील को मंजूर या नामंजूर कर सकते हैं। वो चाहें तो वाइस चेयरमैन के ओरिजिनल ऑर्डर को पूरी तरह या कुछ हद तक पलट सकते हैं या बदल सकते हैं। और हाँ, आपका सवाल था रोक का, तो सेक्शन 27(3) के तहत चेयरमैन के पास ये पावर है कि जब तक अपील पर फैसला नहीं हो जाता, तब तक वो गिराने के ओरिजिनल ऑर्डर के अमल पर रोक लगा सकते हैं, स्टे ऑर्डर दे सकते हैं। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है, वरना अपील का फायदा ही क्या अगर फैसला आने से पहले ही सब कुछ गिरा दिया जाए। और चेयरमैन के फैसले के बाद क्या उसके खिलाफ भी कहीं अपील हो सकती है, जैसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट? नहीं, सेक्शन 27(4) इस बारे में बिल्कुल साफ है। अपील पर चेयरमैन का जो भी फैसला होगा वो अंतिम होगा, फाइनल होगा। और अगर किसी ने 30 दिन में अपील की ही नहीं, तो वाइस चेयरमैन का जो ओरिजिनल ऑर्डर था वही फाइनल माना जाएगा। फाइनल ऑर्डर्स पर, चाहे वो वीसी का हो अगर अपील नहीं हुई, या चेयरमैन का अगर अपील हुई, किसी भी कोर्ट में सवाल नहीं उठाया जा सकता। किसी भी कोर्ट में नहीं? ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब जो अथॉरिटी ने तय कर दिया वही फाइनल, कोर्ट का रास्ता बंद। जी हाँ, इस कानून के तहत इन मामलों में चेयरमैन का फैसला ही सबसे ऊपर माना गया है। इसका मकसद शायद यही है कि प्रक्रिया लंबी न खींचे और अथॉरिटी के फैसलों को जल्दी लागू किया जा सके। हमने काम रोकने सेक्शन 18 और गिराने सेक्शन 27 की प्रक्रियाओं को काफी डिटेल में समझ लिया। क्या अथॉरिटी के पास कोई और हथियार भी है इस तरह के अवैध निर्माण से निपटने के लिए? आपने शुरू में सीलिंग का जिक्र किया था। हाँ, एक और जरूरी पावर है जो सेक्शन 28A में दी गई है। ये सेक्शन बाद में एक्ट में जोड़ा गया था। ये वाइस चेयरमैन या उनके द्वारा ऑथराइज्ड अफसर को ये अधिकार देता है कि वो किसी अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट या कंस्ट्रक्शन को सील करने का ऑर्डर दे सकते हैं। सील करना, इसका मतलब जैसे दुकान सील कर देते हैं, ताला लगा देना? हाँ, एक तरह से वही। मतलब उस जगह या बिल्डिंग को इस तरह से बंद कर देना कि उसका इस्तेमाल ना हो सके, फिजिकली उसको बंद कर देना। और ये सीलिंग का ऑर्डर सेक्शन 27 गिराने या सेक्शन 28 रोकने के तहत कोई ऑर्डर देने से पहले भी दिया जा सकता है या बाद में भी। मतलब ये एक फ्लेक्सिबल टूल है अथॉरिटी के पास। लेकिन सील करने का मकसद क्या है? जब गिराने का ऑर्डर दे ही सकते हैं तो फिर सील क्यों करना? इसके कई मकसद हो सकते हैं। एक तो ये पक्का करना कि जब तक मामले का फाइनल फैसला ना हो जाए या गिराने की प्रक्रिया पूरी ना हो, तब तक उस अवैध कंस्ट्रक्शन का कोई इस्तेमाल ना कर सके। जैसे आपने कहा, किसी ने बिना परमिशन दुकान बना ली तो उसे सील कर दो ताकि वो वहां बिजनेस ना कर सके। दूसरा, ये कई बार गिराने से पहले का एक कदम होता है ताकि सिचुएशन को कंट्रोल में लाया जा सके। तीसरा, हो सकता है ये सबूतों को सुरक्षित रखने में भी मदद करे। कुल मिलाकर उद्देश्य यही है कि एक्ट के प्रावधानों को असरदार तरीके से लागू किया जाए। समझ गया। तो एक बार सील लग गई तो क्या वो हमेशा लगी रहती है? उसे हटाने का क्या प्रोसेस है? नहीं, हमेशा नहीं। सेक्शन 8A2 कहता है कि अगर उस सील की गई जगह को किसी वजह से खोलना जरूरी है, जैसे कि उसे गिराने के ऑर्डर को अमल में लाने के लिए या किसी और लीगल प्रोसेस के लिए, तो वाइस चेयरमैन या ऑथराइज्ड अफसर खुद सील हटाने का ऑर्डर दे सकते हैं। लेकिन यहाँ एक वार्निंग भी है। सेक्शन 28A3 साफ कहता है कि कोई भी व्यक्ति बिना वाइस चेयरमैन या ऑथराइज्ड अफसर के ऐसे ऑर्डर के खुद से वो सील नहीं हटा सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो वो एक और कानूनी जुर्म माना जाएगा। अच्छा, मतलब सील तोड़ना भी एक जुर्म है। क्या इस सीलिंग के ऑर्डर के खिलाफ भी अपील हो सकती है, जैसे गिराने वाले ऑर्डर के खिलाफ होती है? जी हाँ, बिल्कुल। प्रक्रिया काफी वैसी ही है। सेक्शन 28A4 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति सील लगाने के ऑर्डर से, या मान लीजिए उसने सील हटाने की अर्जी दी थी और उसे नामंजूर कर दिया गया, तो उस ऑर्डर से अगर वो पीड़ित है तो वो ऑर्डर की तारीख से 30 दिनों के अंदर चेयरमैन के पास अपील कर सकता है। और इस अपील का नतीजा? चेयरमैन
चेयरमैन दोनों पार्टियों को सुनेंगे और फिर अपील को मंजूर या नामंजूर कर सकते हैं। और यहाँ भी सेक्शन 28A(5) के अनुसार अपील पर चेयरमैन का फैसला फाइनल होगा और उसे किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। तो मतलब गिराने के ऑर्डर की तरह सीलिंग के ऑर्डर में भी चेयरमैन का फैसला फाइनल। तो कुल मिलाकर देखें तो अथॉरिटी के पास कई सारे टूल्स हैं। काम रोको धारा 28, गिरा दो धारा 27, या इस्तेमाल ही न करने दो यानी सील कर दो धारा 28A। बिल्कुल सही कहा। ये तीनों शक्तियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे की पूरक हैं और मिलकर काम करती हैं। अथॉरिटी सिचुएशन देखकर तय कर सकती है कि उसे कौन सा कदम उठाना है या कब कौन सा कदम उठाना है। हो सकता है पहले काम रोकें, फिर शो कॉज नोटिस देकर गिराने का प्रोसेस शुरू करें और इस बीच जगह को सील भी कर दें ताकि उसका मिसयूज ना हो। ये अथॉरिटी को काफी फ्लेक्सिबिलिटी देता है। लेकिन हाँ, इस पूरी तस्वीर में वो संतुलन देखना भी जरूरी है, जहाँ एक तरफ कानून ने प्लान डेवलपमेंट के लिए अथॉरिटी को इतनी मजबूत शक्तियां दी हैं, वहीं दूसरी तरफ व्यक्ति को भी अपनी बात रखने का मौका, शो कॉज नोटिस और फैसले के खिलाफ अपील करने का मौका चेयरमैन के पास देकर एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है। हाँ, ये जरूरी है। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को समेटें तो हमारे सुनने वालों के लिए टेक अवे क्या होगा? मतलब मुख्य बातें क्या ध्यान में रखनी चाहिए? मेरे ख्याल से 3-4 बातें बहुत खास हैं। पहली, उत्तर प्रदेश में किसी भी शहरी विकास क्षेत्र में कोई भी कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले अथॉरिटी से लिखित परमिशन लेना सेक्शन 14 सबसे जरूरी है। इसे बिल्कुल हल्के में ना लें। दूसरी, अगर कंस्ट्रक्शन बिना परमिशन या नियमों के खिलाफ है तो अथॉरिटी के पास उसे रोकने सेक्शन 28, गिराने सेक्शन 27 और सील करने सेक्शन 28A की बहुत व्यापक शक्तियां हैं। तीसरी, गिराने का ऑर्डर देने से पहले आपको कारण बताओ नोटिस देकर सुनवाई का मौका दिया जाना कानूनन जरूरी है। और चौथी, गिराने और सील करने के ऑर्डर्स के खिलाफ आप ऑर्डर मिलने के 30 दिन के अंदर अथॉरिटी के चेयरमैन के पास अपील कर सकते हैं और उनका फैसला फाइनल माना जाएगा। कोर्ट नहीं जा सकते। बहुत अच्छे से आपने सब समझा। ये प्रक्रियाएं सुनने में थोड़ी जटिल लग सकती हैं, लेकिन इन्हें जानना हम सबके लिए जरूरी है, चाहे हम आम नागरिक हों या प्रॉपर्टी डेवलपर हों या बस अपने शहर का विकास कैसे हो रहा है इसमें रुचि रखते हों। तो आज हमने उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन और विकास अधिनियम 1973 की धारा 27, 28 और 28A के तहत अनधिकृत निर्माण को रोकने, गिराने और सील करने की पूरी प्रक्रिया को परत दर परत समझा। हमने देखा कि कानून कैसे अथॉरिटी को अधिकार देता है और कैसे नागरिक को अपील का एक रास्ता भी देता है। जी, ये कानून कागज पर तो देखिए प्लान डेवलपमेंट के लिए एक बहुत मजबूत फ्रेमवर्क देता है, लेकिन यहाँ एक सवाल मैं सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगी कि ये जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं, इनका जमीन पर अमल कितना असरदार होता है। क्या ये शक्तियां हमेशा उसी तरह इस्तेमाल होती हैं जैसे कानून बनाने वालों की मंशा थी, या फिर प्रैक्टिकल दिक्कतें, दबाव या कभी-कभी मनमानी व्याख्याएं वो शहर के डेवलपमेंट की असली तस्वीर को कुछ और ही बना देती है? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर शायद हमें लगातार सोचने की जरूरत है। वाकई ये बहुत अहम सवाल है। कानून अपनी जगह है और उसका अमल अपनी जगह। इसके बीच का जो फासला है वो हमेशा एक देखने वाली बात रहती है। इस गहरी और जानकारी भरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। उम्मीद है हमारे सुनने वालों को भी ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।